ठीक है, जैसे हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पे कुछ सवाल करे थे, कुछ आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट में, तो इसमें फिर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो अगर हम लोग इसको समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखा कैसे जाए और ये क्वांटिटी क्या है, तो अगर सपोज एक कोई अपने पास चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं हम लोग प्लस क्यू है यहाँ पे, अगर आपने इसको यहाँ पे रख दिया तो अभी फिलहाल तो इस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इसी चार्ज पार्टिकल को किसी एक दूसरे चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू की प्रेजेंस में रखा जाए, तो ये वाला चार्ज पार्टिकल जो होगा ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करेगा, इसका मतलब जो ये पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, इसने स्पेस में कुछ कोई एक क्वांटिटी या कोई एक ऐसी चीज क्रिएट कर रखी है जिसकी वजह से स्मॉल क्यू पे फोर्स एक्ट करना चालू हो जाता है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेसिकली, तो हम लोग डिफाइन इसको करेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स Fe पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो ये प्लस क्यू का चार्ज होना चाहिए ये बहुत छोटा होना चाहिए, लिमिट टेंड्स टू 0। ये क्यों हम लोग क्यू को 0 टेंड कराते हैं, बेसिकली मान लीजिए कि अगर इस वाले चार्ज पार्टिकल ने स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी, तो जो आप दूसरा चार्ज रख रहे हैं ये प्लस क्यू का, ये अपनी प्रेजेंस की वजह से इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड है या जो प्रॉपर्टी प्रोड्यूस्ड है उसको इफेक्ट ना करे, अपना इफेक्ट ना डालने लगे स्पेस में, इस वजह से क्यू को हम लोग टेंड टू 0 लेते हैं। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई प्लस क्यू चार्ज। अब क्या वैल्यू बनेगी इस प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो हम लोग पहले देखेंगे कि अब एफ ही है कितना। अगर मान लीजिए सेपरेशन आर है, तो हम लोग बोलेंगे कि एफ ही की वैल्यू जो होगी ये आएगी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, क्योंकि डायरेक्शन जो होगी जो आर की डायरेक्शन है, आर वेक्टर की डायरेक्शन है, उसी तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो अगर हम लोग अब डेफिनेशन में इसको डालें तो ई वेक्टर इक्वल टू बनेगा एफ ई डिवाइडेड बाई क्यू लिमिट क्यू टेंड्स टू 0 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर टाइम्स आर कैप और इनटू स्मॉल क्यू। तो स्मॉल क्यू तो कट ही गया, अब आपका आ गया के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम लोगों को दिखने लगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि प्रोड्यूस्ड बाई प्लस क्यू कैपिटल क्यू है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ जाएगी के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। हाँ, तो अगर हम लोग ये देखें कि किसी एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू से आर डिस्टेंस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अब उसे कैसे लिखा जाए, रिप्रेजेंट कैसा करा जाए, तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव चार्ज से अवे होगी। और अगर अवे होगी और वैल्यू क्या लिखी जाएगी, तो वैल्यू लिखी जाएगी के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर टाइम्स आर कैप। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे आर वेक्टर लिख सकते हैं, तो अपने लोगों को लिखना पड़ेगा इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू टाइम्स आर वेक्टर। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कहेंगे इस तरफ डायरेक्शन है इसकी, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कहेंगे अवे है, अब उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। अगर हम लोग देखेंगे इस तरफ तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे होगी। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो कहेंगे इस तरफ होगी। अगर ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग कहेंगे माइनस क्यू अगर चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होगी। अगर यहाँ पे देखा जाए टूवर्ड्स होगी, यहाँ पे देखा जाए टूवर्ड्स होगी, और यहाँ पे देखा जाए तो टूवर्ड्स होगी। तो ये तो हमारे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज की वजह से जो सराउंडिंग रीजन है, इन सराउंडिंग रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब अगर अपने को बात करनी हो कि कोई डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम है,
तो इस डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी। मान लीजिए अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस कितनी बनेगी। तो अपने लोग बोलेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दिया था। मान लीजिए स्पेस में 2-3 चार्ज पार्टिकल है, कोई एक चार्ज पार्टिकल है Q1, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2, कोई एक तीसरा चार्ज पार्टिकल है Q3। अगर इनकी वजह से किसी एक पॉइंट पे, मान लीजिए वो पॉइंट है P, इस पॉइंट P पे हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो हम लोग कहेंगे कि Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा E1, Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा E2 और Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा E3। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बनेगा वो आपका बनेगा E1 वेक्टर प्लस C2 वेक्टर प्लस C3 वेक्टर। ये वेक्टोरियल समेशन हो जाएगा, इसे अपने लोग बोलेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। छोटे मोटे कुछ सवाल देखा जाए। सवाल अगर मान लीजिए अपने को करना है कि आपके पास अगर एक कोई स्क्वायर है, इस स्क्वायर के कॉर्नर पे कुछ चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए यहाँ पे +Q है, यहाँ पे +Q है, यहाँ पे -Q है, यहाँ पे भी -Q है। स्क्वायर का साइड है A, तो सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अगर कैलकुलेट करना है तो अपने लोग बोलेंगे इस चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे होगी, इसकी वजह से भी अवे होगी। मैग्नीट्यूड को मैं E बुला देता हूँ दोनों के। इस निगेटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से टूवर्ड्स होगी और तो अपने लोग बोलेंगे फिर एक E और आ जाएगा और इस तरफ भी एक E और आ जाएगा। अगर हम लोग E के मैग्नीट्यूड की बात करें कि E कितना है तो E की वैल्यू आएगी Q डिवाइडेड बाय, अब ये सेपरेशन की अगर बात करी जाए कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस तो ये आपकी बनेगी A डिवाइडेड बाय √2, तो A डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर। अगर रिजल्टेंट देखा जाए तो जो भी ये चार अपने पास वेक्टर हो गए इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो ठीक बीच में आएगा, E नेट इस तरफ होगा और ये E नेट की वैल्यू कितनी होगी तो अपने लोग बोलेंगे 2E √2। ऑब्वियस है ये दोनों वेक्टर जो होंगे ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं, इक्वल वेक्टर है, तो 2E इस तरफ 2E इस तरफ, इनका रिजल्टेंट 2E √2 बनेगा। तो अगर आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2√2 और E की वैल्यू अपने पास अगर देखी जाए यहाँ दिख रही है तो ये बनेगा 2KQ डिवाइडेड बाई A²। अब उठा के रख दिया जाए इस जगह पे तो 2KQ डिवाइडेड बाई A² बना। अपने पास अब वैल्यू आ गई 4√2 KQ डिवाइडेड बाई A²। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो ये तो एक सवाल रहा, एक सवाल और देखा जाए इस पर। अगर आप चाहें तो वीडियो को बीच में पॉज कर लीजिए, सॉल्यूशन बना लीजिए, एक बार लिख लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, देन आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं इसका। तो मैं फिलहाल इसमें बना रहा हूँ एक कोई रेगुलर हेक्सागन और रेगुलर हेक्सागन के सेंटर पे अपने लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है सपोज। कुछ चार्जेस मैं देखिए यहाँ पे +Q ले रहा हूँ, यहाँ पे +Q ले रहा हूँ, यहाँ पे +Q ले रहा हूँ, इस पे -Q ले लेता हूँ, इस पे -Q ले लेता हूँ और इस पे -Q ले लेता हूँ। ये साइड है A, रेगुलर हेक्सागन है तो सारी साइड एक ही बनेंगी। देखा जाए इस वाले चार्ज पार्टिकल की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर सपोज इसमें कैलकुलेट करना है तो +Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे सेंटर पे इस तरफ डायरेक्शन बनेगी। सब मैग्नीट्यूड में E कह देता हूँ, इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी अवे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, लोग कहेंगे कि इस तरफ बनेगा। अगर इस वाले चार्ज पार्टिकल की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ बन जाएगी। इस वाले निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर ही होगी जैसा कि डायग्राम अपने को दिख रहा है।
इस वाले नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे उसी डायरेक्शन में होगी, और इस वाले की भी वजह से इसी तरफ होगी। तो अगर इन सब का रिजल्टेंट देखा जाए तो अपने लोग बोलेंगे कि ये तो हो गया 2E इस तरफ, 2E बन गया इस तरफ, और 2E बन गया इस तरफ। एंगल अगर देखा जाए तो अपने लोग कहेंगे कि इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, इनके बीच का भी एंगल 60 डिग्री बनेगा। तो इस 2E और इस 2E की वजह से जो रिजल्टेंट बनेगा इन दोनों का, अपने लोग कहेंगे कि दो सेम वेक्टर हैं, 120 डिग्री पे इंक्लाइन है, और इनका जो रिजल्टेंट आता है वो आता है किसी एक वेक्टर के बराबर। इसका मतलब क्या होगा, इस 2E के बराबर ही रिजल्टेंट इन दोनों का बनेगा, और वो डायरेक्शन किस तरफ जाएगी, तो ठीक इनका जो बाइसेक्टर होगा, मतलब ये जो 2E है इसी तरफ होगा, तो आप कहिएगा कि ये 2E के बराबर हो गया। तो जो E नेट अपने को दिखेगा यहाँ पे सेंटर पे, वो दिखेगा 4 टाइम्स। और अगर आप E का मैग्नीट्यूड की बात करें तो रेगुलर हेक्सागन में सेंट्रॉइड जो होता है, सेंट्रॉइड से किसी कॉर्नर की डिस्टेंस जो होती है वो साइड के ही बराबर आ जाती है। तो अपने लोग कहेंगे A है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मतलब सेंटर पे किसी एक चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखें तो बनेगा KQ डिवाइडेड बाई A²। अब इस वैल्यू को उठा के रख देते हैं, 4 टाइम्स KQ डिवाइडेड बाई A²। तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर यही है। रेगुलर हेक्सागन में सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू दीज सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये आपके पास एक सवाल आ गया। कुछ और सवाल अगर देखे जाए, मान लीजिए हम लोगों ने कूलम्स लॉ में कुछ सवाल करे थे। सपोज उसमें एक सवाल मैंने आपको ये कराया होगा कि मान लीजिए रेगुलर कोई एक स्क्वायर है, स्क्वायर बेस का स्क्वायर बेस है, इसमें सेंटर से h हाइट पे मैंने एक कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया था। तो अभी मैं इसमें h हाइट पे चार्ज पार्टिकल नहीं रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये कह देता हूँ कि यहाँ से h हाइट पे जरा आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल दीजिए। अगर +Q चार्जेस अपने कॉर्नर्स पे हैं तो, और जो स्क्वायर है इसकी साइड A ले ली जाए। अगर हम लोग देखें कि सेंटर से जो कॉर्नर की डिस्टेंस है ये बनेगी आपकी A डिवाइडेड बाई √2, क्योंकि यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस होगी कॉर्नर टू कॉर्नर, हाइपरटेन्यूज की जो लेंथ बनती है वो बन जाती है A√2, ये उसका आधा होगा। A√2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स A/√2। तो अब अगर इसमें ये देखा जाए, इसका एक बाहर में डायग्राम बनाता हूँ, ये O हो गया, सपोज ये A हो गया और ये B हो गया अगर, तो अपने लोग बोलेंगे ये कि ऐसा इसको मैं बना देता हूँ, O यहाँ पे पॉइंट A और ये पॉइंट B हो गया। ये आपका यही हाइट है h, और ये वाली डिस्टेंस है A डिवाइडेड बाई √2। और अगर इस A पे एक मेरे पास चार्ज पार्टिकल है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ बनेगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैं लिखूं तो मैं कहूँगा कि ये डिस्टेंस कितनी है, तो देखा जाए तो √A² डिवाइडेड बाई 2 + h का स्क्वायर। E की वैल्यू आ रही है आपके पास KQ डिवाइडेड बाई, अब इसका स्क्वायर करना होगा तो अपने लोग कहेंगे रूट हट जाएगा A²/2 + h²। बट ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो हुई कुछ इस डायरेक्शन में। अगर इसका अपने लोग वर्टिकल कंपोनेंट देखें तो वर्टिकल कंपोनेंट देखने के लिए अपने को एक एंगल देखना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए सपोज एंगल ये है थीटा, तो ये भी बनेगा आपका थीटा। तो E जो वर्टिकल हुआ इसकी वैल्यू आपके पास बनी KQ डिवाइडेड बाई A²/2 + h² इनटू cos थीटा। और अगर cos थीटा की आप बात करेंगे यहाँ पे, तो cos थीटा की जो वैल्यू लिखी जाए वो बन जाएगी ट्रायंगल को देखते हुए h डिवाइडेड बाई √A²/2 + h²। तो ये तो किसी एक चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट आया उसकी वैल्यू ये रही। और ऐसे ही 4 वर्टिकल कंपोनेंट बनेंगे,
क्योंकि एक इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है कि इस तरफ जाएगी, उसका वर्टिकल कंपोनेंट इसकी वजह से भी ऐसा होगा और इसकी वजह से ही होगा। तो जो ई नेट बनेगा वो आपका बनेगा 4 टाइम्स ई ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जितने भी होंगे एक दूसरे को वो इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल कर देंगे। जैसे मान लीजिए इस वाले चार्ज की पार्टिकल की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग डायरेक्शन देखें जो हॉरिजॉन्टल होगी वो इस साइड जाएगी, तो इस वाले चार्ज पार्टिकल की वजह से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस तरफ आने की वजह से इधर आएगा, तो उसे कैंसिल कर देगा। तो हम लोग कहेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सारे के सारे कैंसिल हो जा रहे हैं, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बचा। तो आपके पास आ गया 4 टाइम्स ई वी, 4 टाइम्स वैल्यू रख देता हूँ मैं, तो के स्मॉल क्यू एच डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बाई 2 प्लस एच स्क्वायर पावर 3/2। ये आपका रिजल्टेंट या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आगे डी पॉइंट।